आज हम तीसरा चरण या अंतिम चरण कहिए चुनाव का बिहार में ख़त्म हुआ। इसका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन क्या पड़ने वाला है बिहार के ऊपर, हर क्षेत्र को देखा जाए तो मैं खास करके इसका इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन के ऊपर नज़र डालना चाहूँगा। जो 6 बेसिक प्रदेश बिहार के बनाए गए हैं, पाटलिपुत्र, मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी, भोजपुर और चंपारण, एग्जिट पोल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र और मिथिलांचल को छोड़ करके बाकी चारों प्रदेश में एनडीए डबल फिगर तक भी नहीं आ पाई है। अब समझने की बात यहाँ पर ये है, या सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ठीक है, इनकम्बेंसी है, 15 साल नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर रहे हैं और सरकार चली है। डेवलपमेंट क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो आप लोग को खुद ही मालूम होगा। अगर इसको दूसरे हिसाब से देखें कि फेज वाइज किस तरह से किस पार्टी ने क्या परफॉर्म किया है, तो उसमें फेज 1 में आपके थे 71 सीट। 71 सीट में से 25 बीजेपी और 20 जेडीयू, 45 दी गई थी। उम्मीद किया जा रहा था कि 45 इनको मिलेगी। आरजेडी को 20 का प्रोविज़न रखा, मतलब 20 का एक्सपेक्टेशन था कि 20 आरजेडी और बाकी कांग्रेस अदर्स, मतलब उसमें सारे वो एलजीपी और हम और वीआईपी और बाकी सारे पार्टीज आ जाते हैं। वही चीज़ अगर आप फेज़ 2 में देखिएगा, 94 सीट की वोटिंग हुई थी फेज़ 2 में, जो 3 तारीख को हुआ था। उसमें बीजेपी को 35, जेडीयू को 18 दी गई थी। मतलब उम्मीद किया जा रहा था, जो एग्जिट पोल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उम्मीद किया जा रहा है। मतलब आरजेडी को 22, कांग्रेस को 4 और बाकी जो बच गया 15 वो आपके ये सब एलजेपी और वीआईपी और हम और बाकी में डिस्ट्रीब्यूटर सीपीआई। और फेज़ 3 में बीजेपी को दिए गए 25, जेडीयू को दिए, मतलब इंडिकेशन है 14। आरजेडी ने अच्छा किया है, वो उम्मीद ही थी। आरजेडी को 23, कांग्रेस को 7 और जो बाकी बच गए वो 5 बाकी पार्टियों में चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो तकरीबन 145 एनडीए की बनती है और महागठबंधन की बनती है 92 और बाकी हो जाता है 6। तो ये आपका हो गया 243। पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये बनता है कि गवर्नेंस जो होती है उसमें 2 तरीके से चलता है। एक तो ये होता है कि बुद्धिमान लोग गवर्नेंस की सीट पर बैठे
कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिष्ठित वकील हैं वो कानून मंत्रालय देखें, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखें। लेकिन आज हम एक जो विचारधारा में चलते हैं कि हमें चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। चलिए ठीक है, बदलाव चाहिए आपको। किस में बदलाव चाहिए? शक्ल में बदलाव चाहिए या पॉलिसीज़ में बदलाव चाहिए? मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आप जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसमें एक सर्वे कर लीजिए कि CAGR का मतलब और उसका इम्प्लीकेशन इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है और क्या पड़ता है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ ये सोच करके वोट करते हैं कि हमें चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव पॉलिसी में होनी चाहिए, शक्ल में नहीं, पार्टीज में नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि महागठबंधन का रोड मैप क्या है, पॉलिसी चेंज क्या होने वाली है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए। हमारा बिहार तो ऐसे ही 61% लिटरेसी रेट पर है आज की तारीख में। अब बाकी के जो 39% बचे हुए हैं वो तो फॉलोअर्स हैं। ये 61 में भी जो लिटरेसी रेट है, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा ऐसे हैं कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी और बाकी जगह स्कूल से पास हुए हैं जहाँ पर कि कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि नॉलेज एक चीज़ होती है और डिग्री एक चीज़ होती है। तो आपकी लिटरेसी रेट जो है वो नॉलेज से नहीं देखी जाती है, आपकी लिटरेसी रेट देखी जाती है डिग्री के ऊपर। 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, DPhil। अब मुझे तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करूँगा, बिहार, यूपी, हरियाणा किस तरह से डिग्री प्राप्त की जाती है, किस तरह से सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए जाते हैं। तो आपके पास डिग्री हो या ना हो, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगर है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं गुड, बैड एंड इविल में। मेरा बिहार वासियों से सिर्फ एक सवाल है। वोटिंग तो हो गई, अब उसको छोड़ दीजिए, सरकार भी बन जाएगी, वो भी छोड़ दीजिए। लेकिन वोटिंग करने के पहले आप, इसलिए मैंने ये वोटिंग के पहले, इलेक्शन के पहले ये प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि आप कर लीजिए अपने मन के हिसाब से, बाद में हम आपसे पूछेंगे कि कैसे किया आपने। आप ये बताइए कि कितना है, 238 है ना सीट। अगर महागठबंधन सरकार में आती है और कल की तारीख में मिनिस्ट्री भी हो जाते हैं, मिनिस्टर्स डिफाइन कर दिए जाते हैं हर जगह पे, रोड मैप तो आपको पता है ही नहीं। मेरे ख्याल से 95% लोगों ने ना तो उनकी जो डिक्लेरेशंस है वो पढ़े होंगे। अब किसी ने कह दिया कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे,
आपको तो सिर्फ एक RTI डालना था ना कि 10 लाख नौकरी अवेलेबल है कि नहीं है यहाँ पे सिस्टम में। आप उसके ऊपर कूद पड़े कि हाँ 10 लाख नौकरी ये दे रहा है तो इसको वोट दे दो। कभी आपने ये पूछने की कोशिश, जानने की कोशिश खास करके नहीं की कि भाई मेरे पास 1 किलो चावल है तो मैं 4 आदमी को ही बुला सकता हूँ ना, या 5 आदमी को। मैं 100 आदमी को तो बुला नहीं सकता हूँ खाना खाने के लिए। खैर आपने जिसको भी अपना मत दिया है, सरकार को ब्लेम मत करिएगा आगे की तारीख में। बस अगर अच्छा होता है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, और अगर बुरा होता है तो अपने आप को ही कोसिएगा, क्योंकि आपने ही सरकार को चुना है। इसके बाद मैं बिहार की जो रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, क्या बच गया है हमारे पास झारखंड अलग होने के बाद? खनिज संपदा गई हमारी, ब्रेन ड्रेन हो ही रहा है। जितने अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं सब बिहार छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली, IAS IPS बनते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बिहार का ही रहता है। बिजनेस सिनेरियो है नहीं। अब अभी पिछले दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 15 साल हमने लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आम आदमी की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपने मान लीजिए चिकन बनानी है तो आप उसकी तैयारी शुरू कैसे करते हैं? पहले प्याज खरीदेंगे, अदरक लहसुन खरीदेंगे, फिर देखेंगे आपके पास हल्दी, मिर्ची, नमक, मसाले हैं कि नहीं हैं। वो सब कुछ आपने तैयार कर लिया, फिर आपने प्याज काटा, मिर्ची काटा, ये काटा, टमाटर काटा, चिकन को धोया। ये क्या होता है? प्रिपरेशन का टाइम होता है। फिर उसके बाद बनना शुरू होता है, और बनने के बाद फिर खाया जाता है। तो अब बनना शुरू हुआ था। ये मैं मेरे अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की जो ओपिनियन है या बाकी और भी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं उनकी ओपिनियन है कि 15 साल लग गए। कम से कम मुझे तो मालूम है, मैं तो खुद ही बिहारी हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैंने लालटेन में पढ़ाई करी थी। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 80s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ। मुश्किल से दिन में 1 घंटे आधे घंटे बिजली रहती थी। आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। आज जब रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ कलकत्ता से आने के बाद, तो मुझे वो साइकिल रिक्शा पर सवारी नहीं करनी पड़ती है। स्टेशन से लेकर के गांव तक जो करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पक्का सड़क बना हुआ है। आपके प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? वो तभी करेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पहला पॉइंट नंबर 1, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है? सिंगल विंडो सिस्टम लगाइए, बाकी और जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है उनको वो मिले। तो रास्ता तो एक ही बच गया है। संपदाएं हमारे पास से चली गई हैं, लिटरेसी रेट हमारा सबसे कम है, उन्नति करना ज़रूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ आवश्यक है ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। और वो करने के लिए हम और आप ही कर सकते हैं। सरकार तो आपने चुन ली, किस पैरामीटर पे चुना वो आप खुद ही जानते होंगे।
मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको गुणवत्ता देख करके अपना मतदान करना चाहिए था। आपने किया, आपकी मर्जी है, लेकिन उसका सुख या दुख भोगने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। कल की तारीख में ये नहीं कहिएगा कि सरकार नहीं कर रही है। सरकार आपने बनाया, चाहे अपने पाँव पे आपने खुद से कुल्हाड़ी मारी या अपने पाँव के ऊपर आपने ऐसा किया कि मजबूत करके आप आगे बढ़ने के लिए रेस में दौड़ के लिए तैयार हैं, तैयार हो गए या कर दिया पूरे सिस्टम को। बाकी देखते हैं, 5 साल का वक्त है, कैसे क्या होता है डेवलपमेंट। अगले एपिसोड में मैं इकोनॉमिक फ्रंट पर जाऊंगा कि क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट्स है हमारे यहाँ पे, किस तरह से हम कोई इन्वेस्टमेंट बिहार में ला सकते हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो वो करते ही रहेंगे, लेकिन सिटीजन होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें, जो अच्छाई हैं उनको आगे प्रोजेक्ट करें, जो बुराइयां हैं उनके ऊपर काम करके उनको दूर करने की कोशिश करें और एक ऐसा माहौल तैयार करें कि लोग बिहार में इन्वेस्ट करने का सोचें। कृषि के अलावा तो कुछ बच नहीं रहा आपके पास। जो सच है उसको मान लेना चाहिए। और अगर कृषि ही है एक ऑप्शन, तो कृषि में कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। वही कन्वेंशनल कि धान लगा दिया, गेहूं लगा दिया, उससे नहीं होता है सर। आपको इमेजिनेटिव, इनोवेटिव होना पड़ेगा। उसी 1 एकड़ खेती में आप कितना गेहूं उगा सकते हैं, कितना धान उगा सकते हैं, और उसकी जगह पर अगर आपने कैश क्रॉप लगाया तो आपको उससे कितना रिटर्न मिल सकता है। फिर ये नहीं कहिए कि सरकार पैसे नहीं दे रहा है। 6,000 रुपये आपको मिल करके क्या हो जाता है। अगर उसी जगह पर आप 60,000 कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते। तो जो भी रिज़ल्ट आता है 10 तारीख को, वो तो एक्सेप्टेबल सबको होगा ही होगा, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा अगले 5 साल तक, मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा अगले 5 साल तक, इसकी जिम्मेदार आप हैं खुद। क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि गवर्नेंस आपको किस तरह की चाहिए और किससे चाहिए। पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों से चाहिए या अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों से चाहिए। मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी और भाग्य आपका। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार।